ज़रताश लम्हे के हज़ारों हिस्से में दरख्त की ओट में हो गई। सर से उड़ी हुई चादर को मज़ीद नीचे खींच लिया, मगर मुअज़्ज़म शाह की नज़र इससे पड़ी ही नहीं थी। वो ज़रताश के सामने से निकलता चला गया। उफ़! ज़रताश ने गहरा साँस ख़ारिज किया और वहीं खड़ी होकर सोचने लगी कि आगे जाए या वापस घर चली जाए। वो अंदर तक इतनी खौफ़ज़दा हो गई थी कि दिल चाहता कि वापस घर लौट जाए, मगर दूसरी तरफ से मीर सजावल के गुस्से से भी ख़ाइफ़ थी। अगर वो नहीं जाती तो मीर सजावल ने बनिस्बत नफ़ीस रात को घर जाना था। इसी ख़्याल के तहत इसके कदम खुद ब खुद मीर की बताई हुई जगह की सिमत बढ़ने लगे, जहाँ वो बेसब्री से इसका इंतज़ार कर रहा था। मीर सजावल की नज़र ने दूर से आती ज़रदाश्त को निकाब में पहचान लिया और खुशी के इज़हार में इंडिकेटर को देने लगा। फिर यकदम बाहर निकला और घूम कर ज़रदाश्त के लिए फ्रंट डोर खोलकर खड़ा हो गया। दिलबर, अगर आज तुम नहीं आती तो मैं तुम्हारे घर पहुँचने के लिए रात का भी इंतज़ार नहीं करने वाला था। नज़दीक पहुँचने पर इसने बेख्तियार ज़रदाश्त को बाजू से पकड़कर गोल चक्कर में घुमा डाला। ज़रदाश्त का दिल तो पहले ही पत्ते की तरह लर्ज़ रहा था। मीर सजावल के इतने वल्हाना इस्तकबाल पर बेहोश होने को थी। मीर ने ज़बरदस्त कहकमा लगाकर इसे गाड़ी में बिठा दिया। इसने ड्राइविंग सीट पर बैठकर अपने गीले बालों में उंगलियां चलाते हुए भरपूर नज़र ज़रताश के भीगे सरापे पर डाली। बारिश की तेज़ बुछार ने दोनों को भिगो दिया था। ज़री परेशान लग रही, सब खैर तो है ना? ज़रताश की आंखों में लहराते खौफ के साए मीर सजावल को बेचैन कर गए थे। इसने हाथ बढ़ाकर ज़रताश का निकाब हटा दिया। मीर साहब, मुझे बस जल्दी जाना है, शाम हो रही है, बाबा भी घर पर है। अगर ज़्यादा देर हो गई तो अम्मा इन्हें मुझे बुलवाने के लिए भेज देंगी। वो मुअज़्ज़म शाह का ज़िक्र यकसर छुपा गई थी, वरना मीर सजावल ने फ़ौरन भड़क जाना था। देखो दिलबर, मैं 1 घंटे से पहले तुम्हें हरगिज़ नहीं जाने दूँगा। अगर ज़िद की या मुँह बनाया तो तुम्हारा ये मोहना सा मुँह भी तोड़ दूँगा और टाइम पीरियड मज़ीद 1 घंटा बढ़ा दूँगा। इसने दो टोक लहजे में तमाम तर लिहाज़ मरवत बिला ताक रखते हुए इसे एक अदद धमकी से नवाजा और गाड़ी अपने डेरे की तरफ जाने वाले रास्ते पर डाल दी। सरताज ने गहरी सांस खींचकर इसकी तरफ देखा, मगर वह विंडो स्क्रीन पर नज़र जमाए ड्राइविंग कर रहा था। सामने से पड़ने वाली तेज़ रोशनी की किरणें इसकी डार्क ब्राउन आँखों में सुनहरापन पैदा करके इन्हें मज़ीद दिलकश बना रही थी। ज़रदाश्त ने 2 पल निगाह भर के देखने के बाद नज़र चुरा ली। पहले हम डेरे पहुँचकर बारिश में भीगेंगे, फिर लंच करेंगे। तुम्हारे साथ लंच करने की खातिर मैं अभी तक भूखा हूँ। मीर ने पेट पर हाथ रखकर बेचारगी से कहा। सख्त परेशानी के आलम में भी ज़रदाश्त के चेहरे पे बेसाख्ता मुस्कुराहट फैल गई। लेकिन मैंने तो लंच कर लिया, अब मुझे भूख भी नहीं है। आपने मेरा इंतज़ार क्यों किया? आप खाना तो टाइम पर खा लेते। अगर मैं नहीं आती तो क्या आप रात तक भूखे रहते? ज़रदाश्त ने मासूमियत से सवाल किया। मेरे दिल ने मुझसे कहा था कि आज लंच दिलबर साईं के साथ ही करना है तो बस करना है, वरना कुछ नहीं खाना। इसने मखसूस ज़िद्दी लहजे में कहते हुए बैक सीट से सुर्ख गुलाबों का बुके उठाकर ज़रताश की गोद में रख दिया। ज़रताश ने बुके चेहरे के करीब किया और गहरी सांस के ज़रिए इसकी खुशबू अंदर जज़्ब करने लगी। मीर जानता था इसे फ्लावर्स बहुत पसंद है, इसलिए हमेशा इसकी कोशिश रहती कि वो बगैर फ्लावर्स लिए इसके पास ना जाए। मीर सजावल ने मुस्कुराती आंखों से इसका फ्लावर से लगाव देखा, तभी इसकी नज़र ताज के हाथ में दबे शॉपर पर पड़ी। दिलबर, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? इसने पूछते हुए खुद ही हाथ बढ़ाकर शॉपर खोली तो पकौड़े देखते ही बोला, वाह! ये मेरे लिए लाई हूँ, यकीनन तुमने अपने कोमल हाथों से बनाए होंगे। इसने फ़ौरन एक पकौड़ा मुँह में रख लिया और दूसरे हाथ से हाथ पकड़कर चूम लिया। ज़रताश खामोश रही। दिलबर साईं, आपके हाथ में तो बहुत ज़ायक़ा, आप तो पहली फ़ुर्सत में हवेली के तमाम कुक्स की छुट्टी करवा देंगी। इसने ज़रताश का हाथ पकड़कर लबों से लगाया। ये मैंने नहीं, अम्मा ने बनाए हैं, और ये मैं आपके लिए नाज़ी को खिलाने के बहाने लेकर निकली थी। ज़रताश ने पल भर में इसकी खुशफ़हमी दूर कर दी। मीर ने मुँह बनाया तो ज़रताश बेसाख्ता हँस पड़ी। वो लोग डेरे पे पहुँच चुके थे। मीर ने गाड़ी डेरे के पिछले हिस्से में ले जाकर रोक दी, फिर खुद बाहर निकला और ज़रताश का हाथ पकड़कर इसे बाहर निकाला। मीर साहब, मुझे नहीं भीगना, कपड़े गीले हो जाएँगे तो अम्मा बहुत डाँटेगी। ज़रताश ने इल्तिजा की, मगर मीर इसे तकरीबन खींचता हुआ शेड से बाहर ले आया। यार बात सुनो, मुझे बारिश बहुत पसंद है, अब मेरे साथ तुम्हें भी पसंद करना पड़ेगी। तुम बार-बार इनकार करके मूड ख़राब कर दोगे। प्लीज़ मौसम को एन्जॉय करो मेरे साथ थोड़ी देर के लिए। अपनी फैमिली को, मेरी फैमिली को, गाँव वालों को, इस पूरी दुनिया को भूल जाओ। सिर्फ़ मुझे याद रखो। इसने ज़रताश के होठों पर उँगली रखकर इसे खामोश करवा दिया। मीर इसके शोल्डर पर अपना बाजू फैलाए दूर तक फैले सब्ज़े की तरह बढ़ा था। बारिश के पानी से सारा नज़ारा धुलकर शफ़ाफ़ हो गया था। कुदरत के रंग हर सू बिखरे हुए थे। मीर सजावर अपने पसंदीदा मौसम में ज़रताश के साथ पर दीवाना हो रहा था। ज़री तुम बूढ़ी भी हो जाओगी, स्टिक के सहारे चलोगी, तब भी हम हर बरसात में यहाँ आकर अपनी इस मुलाकात की यादें ताज़ा करेंगे। ज़रताश ने सर उठा के इसे ज़रा सा घूरा, जो मुस्कुराहट दबाए मज़े से नज़रें चुरा गया था। सिर्फ मैं बूढ़ी हो जाऊँगी? ज़रताश ने उँगली से अपनी तरफ इशारा करते हुए मैं को खींचा। ज़ाहिर-सी बात है, तुमने कभी सुना नहीं, मर्द कभी बूढ़े नहीं होते। मीर सजावल ने बड़ी शान से कहा, नहीं, मैं ऐसी बातें नहीं सुनती। आप मुझसे
मुझसे पहले बड़े हो जाएंगे क्योंकि मैं उम्र में आपसे पूरे 7 साल छोटी हूँ। वो मुंह फुलाए हुए बोली। मिसेस जावल का खूबसूरत जिंदगी से भरपूर कैकवा फिजा में बिखरा। हाँ, फिर जब तुम इतनी बूढ़ी हो जाओगे कि स्त्री के सहारे चलने लगोगी तब मैं दूसरी या फिर तीसरी शादी कर लूँगा, मगर मेरी मोहब्बत सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारे लिए होगी। डोंट वरी, तुम कभी भी जेलस मत होना। ये मत समझना कि मीर सजावाल अब बदल गया है। मेरे प्यार और तवज्जो का मरकज़ तुम ही रहोगी। मीर बारिशों की बूंदों पर नज़र जमाए ज़रदाश्त के चेहरे पे फैलते थे हीर को मुकम्मल नज़रअंदाज किए बोले जा रहा था। जरदाद ने एक झटके से इसका बाजू अपने शोल्डर से हटाया, बगैर कोई जवाब दिए खामोशी से चंद कदम आगे बढ़ गया। मीर ने झपट कर इसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। 100 साल की भी हो जाओगी तब भी मैं तुम्हें यूं ही चाहूँगा, मरते दम तक तुम्हारे लिए मेरी चाहत में कमी नहीं आएगी। दिलबर साहिब, तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो और हमेशा रहोगी। इसने एकदम ही कहते हुए जरदाश को बाजू में उठाकर जोरदार चक्कर दे डाला। बारिश की बूंदें जरदाश के चेहरे पे गिर रही थी। इसने आंखें मीच ली। मीर ने पुरजोश नजरों से जरदाश को देखा। सरजब से नज़ारे से ज़्यादा हसीन रंग मीर के चेहरे पे बिखरे हुए थे। बारिश की बूंदें जरताज के गुलाबी चेहरे पे शबनम के कतरों की मानद चमक रही थी। मीर सजावल मबहूत गुस्सा होकर इसे तकने लगा, मगर वहाँ कोई और भी था जो कि किरणत और नज़रों से ये मंजर देख रहा था और शायद इन दोनों की मोहब्बत के चांद पर गिरन साबित होने वाला था। सीढ़ियों के आखिरी स्टेप पर कदम जमाए, हाथ से रैंगिंग पकड़े, हाथ नज़र उठाकर वो ऊपर की जानिब देख रहा था। इसे वहाँ खड़े काफ़ी देर गुजर चुकी थी। फिर कुछ सोचते हुए धीरे धीरे कदम उठाता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ गया। अपने बेडरूम के बाहर लॉक पर हाथ रखते चंद लम्हे के तवक़्क़ुफ़ के बाद इसने हैंडल घुमाया, दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। उरुस ग्लास वॉल के सामने खड़ी लॉन में बरसती बारिश को देख रही थी। दरवाजे की आवाज़ पर इसने पलट कर नहीं देखा था। वो जानती थी कि आने वाला शाह के सिवा कोई और नहीं हो सकता। शाह बे-आवाज़ कदमों से चलकर इसके बराबर में खड़ा हो गया। क्या सोच रही हो? आप क्यों पूछ रहे हैं? क्या आप मेरी सोचों पर भी पाबंदी लगाएंगे? उरुश तंग कर बोली, क्योंकि वो पहले ही उसके नीचे नीचे जाने पर पाबंदी लगा चुका था। अगर मैं चाहूँ तो लगा भी सकता हूँ, मगर लगाऊंगा नहीं। पूछो क्यों? इसने सवालिया नज़रों से उरुश के चेहरे पे जमा दी। पूछो ना क्यों? महम सी हो बोली। क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम सोचो, लेकिन सिर्फ मेरे बारे में। और किसी के बारे में सोचोगी भी तो बहुत पछताओगी। इसके होठों पे ज़हर खंद मुस्कुराहट थी। उरुश नज़रें चुरा गई। छत पे चलते हैं, बहुत अरसे बाद बारिश में भीगने का दिल चाह रहा है, वो भी तुम्हारे साथ। आ जाओ। शाह ने उरुश का हाथ थाम कर कहा तो उरुश का हाथ कँपकँपा गया। लेकिन मेरा दिल नहीं चाह रहा, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। न जाने क्यों आज उरुश की हर बात से नफ़ी कर रही थी। शाह ने लब भींच कर इसकी तरफ देखा और फिर इसका हाथ खींचकर तकरीबन घसीटते हुए इसे छत पर ले आया। शाह उरुश का हाथ पकड़े बहुत देर तक इसके साथ बारिश में भीगता रहा। वो गहरी नज़र से उरुश के भीगे सराबे को तक रहा था। उरुश को उसकी नज़र अजीब सी खौफ में मुब्तला कर थी। वो शाह के इस तरह देखने से पूरी तरह कन्फ्यूज़ हो रही थी। उरुश, तुम पहले से बरसात मुझे इतनी पसंद नहीं थी, मगर आज तुम्हारे साथ ये मौसम बिल्कुल नया, बहुत खूबसूरत लग रहा है। शाम इतनी गहरी नहीं होती तो हम लॉन्ग ड्राइव पर चलते, लेकिन इस वक्त इस मौसम में लॉन्ग ड्राइव मौजूद नहीं है। वो बेहद खुशगवार मूड में था। इसका अंदाज आम बातों के आम दिनों के बानिस्बत अक्सर बदला हुआ होता। वह यूँ बात करता है जैसे इन दोनों के माबीन ताल्लुकात हमेशा से ही खुशगवार रहे हों। इसकी बातों में गुजरी तलखियों का शायबा तक नहीं था। आपका मूड था मौसम एंजॉय करने का, तो जल्दी घर आ जाते हैं। बारिश तो सुबह से ही हो रही थी। उरुस ने इसके मूड को देखकर ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए नरमी से कहा। वो मूड तो था, मगर कुछ ज़रूरी गेस्ट आए हुए थे। निकलने का तो बहुत देर से सोचा था, मगर निकल ना सका। कोई बात नहीं, 2-4 दिन बाद मौसम ऐसा ही रहेगा, तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर कल ले चलूँगा। शाह ने फ़ौरन ही प्रोग्राम बनाया। उरुस सर हिलाकर रह गई। हमारी शादी जिन हालात में हुई, अगर ये सब नहीं होता तो मैं हनीमून पर प्लान किया था। हम आउट ऑफ कंट्री जाते हुए, वहाँ का मौसम यहाँ से भी ज़्यादा दिलकश होता है। वो हाथ पुष्प पर बांधे तासुर से बोला। शाह, अल्लाह की मर्जी में यही बेहतरी होती है। ये सब इसी तरह होना था, इसलिए अफसोस करने का क्या फ़ायदा। मगर हम अब तो नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। आप सब कुछ भूल भी तो सकते हैं ना। ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ देख कर चलने से आसानियाँ पैदा होती है, पीछे मुड़कर देखने से तकलीफ़ होती है। आप कब तक मुझे और ख़ुद को भी यूँ तकलीफ़ देते रहते रहेंगे? मैं कसम खाकर कहती हूँ, मेरी सोच में भी आपके सिवा कोई और नहीं। मेरी सोच आपसे शुरू कर आप पर ही ख़त्म होती है। वो नम लहजे में शाह के दिल से अपने लिए बदगुमानी दूर करने की कोशिश कर रही थी। शाह के बदले हुए लहजे ने इसके अंदर बहुत हिम्मत पैदा की थी, मगर वो भूल गई थी कि वो मौसम शाह था, जिसकी सोच तक इसकी माँ की भी पहुँच नहीं थी। वो कब क्या सोचे, कब क्या करे, ये किसी को कोई नहीं जानता था। इसके दिमाग बैठा शक का कीड़ा एकदम कलपलाया। उरुश, तुम हुर बेहुर बिल्कुल ठीक कह रही हो, मगर मैं कैसे भूल जाऊँ कि मुझसे पहले तुम अपने दिल के सिंहासन पे किसी और को बिठा चुकी थी।
मेरे साथ और इस मौसम में तुम्हारे चेहरे पे खुशी के रंग क्यों नहीं, जो रंग रंग साहिल समंदर पर मीर सब जिनके हाथों में अपना हाथ था दिए तुम्हारे चेहरे पर थे, वो दिलफरेब मुस्कुराहट क्यों नहीं जो इसकी गाड़ी से उतरते वक्त तुम्हारे चेहरे पर थी। मीर ने मेरे साथ होने पर तुम्हारी आवाज़ में पसंदगी क्यों है, ये आंखों में नमी क्यों है, चेहरा मानद क्यों पड़ गया। वो को बाजू से पकड़े झंझोड़ा था। शाह की उंगलियां उसके बाजू में बहुत बेइज्जत हो रही थी, मगर शाह पर वहशत सवार हो चुकी थी। मैं कोशिश करूँ तब भी अपने दिल में तुम्हें वो मुकाम नहीं दे सकता जो पहली नज़र में दिया था। सच तो है कि तुम इस हकदार ही नहीं थी। मुझे अफसोस है इस बात का कि मौज़म शाह शराजी पहली बार किसी को पहचानने में गलती कर गया, और अब इस गलती की सज़ा तुम ज़िंदगी भर भुगतोगी। उरुश गज़नी और नफ़रत से कहते हुए अपना नाम तक उरुश के नाम से अलग कर गया था। ये शाह का उरुश के लिए नफ़रत का वाज़ेह इशारा था। उरुश इस कदर कठोरपन पर सर्द पड़ गई थी। वो न जाने कब तक किस्मत की सितम ज़रीफ़ी पे सुनकर खड़ी आँसू बहाती रहती। शाह इसे छोड़कर कब का जा चुका था, मगर उरुश में इसके पीछे जाने की हिम्मत बाकी नहीं रही थी। क्या बकवास कर रहे हो? तुम क्या समझते हो गाँव में 2 टके के लोगों के लिए अस्पताल खोलकर बैठ जाओगे और मैं खामोश रहूँगा? तो तुम मुझसे हर वो बात मनवा लोगे जिसमें मेरे ख़ानदान की मेरी शान घट जाए, हमारी नाक कट जाए? नहीं मखदूम शाह, हरगिज़ नहीं, ये तुम्हारी भूल है। मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर मीर ज़फ़र अली की दहलीज़ पर जाऊँगा, इससे इसकी बेटी का हाथ माँगूँगा। मैं तुम्हें गोली मार दूँगा, मगर ये काम ना खुद करूँगा ना तुम्हें करने दूँगा। इस ख़ानदान से क़यामत तक सुलह नहीं हो सकती जिसने मेरा शहज़ादे जैसा भाई मुझसे छीन लिया। सफदर शाह कफ़ उड़ा रहे थे। वापस आएँ, इसमें गलत क्या? अगर हम इस दुश्मनी को भुलाकर पुरानी दोस्ती का आगाज़ फिर से करें, हमारे इस इक़दाम से जाने वालों की रूह भी पुरसुकून हो जाएगी और मज़ीद जानें ज़ाया होने से भी बच जाएँगी। ये कोई घाटे का सौदा नहीं है, इसमें हम सबकी भलाई है। जानती हूँ सबकी वजह तुम हो, तुम्हारी दी हुई सीख है। ये जो तुम आज मेरे सामने खड़ा हो गया ना, तुमने ही दर्स दिए हैं। तुमने ही मौज़म शाह को मेरे खिलाफ़ कर दिया। मेरी इजाज़त के बगैर वो मेरे दुश्मन की बेटी को घर बया लाया। अब ये भी इसके ही नक्शे कदम पर चल रहा है। मुझे झुकाना चाहता है मेरे दुश्मनों के सामने तुम्हारी शह पर। ना तुम एक अच्छी बीवी बन सकी, ना अच्छी माँ बनकर बच्चों की तरबियत कर सकी। सफदर शाह एकदम रुखसाना बेगम पर उलट पड़े, जो साइड पर खड़ी थर-थर काँप रही थी। मखदूम शाह की हिमायत के लिए वो अपने शौहर की कमरा अदालत में आई तो थी, मगर एक लफ्ज़ ना कह सकी, उल्टा मुजरम ठहरा दी गई। अम्मा का इस बात पे कोई अमल दखल नहीं है, सरासर मेरा ज़ाती फ़ैसला है। आप इनको क्यों बीच में घसीट रहे हैं? आप हमेशा इनको ही क्यों मोहदरे इल्ज़ाम ठहराते हैं, जबकि इनका इस बात से कोई लेना-देना नहीं। मखदूम शाह माँ को सफदर शाह के अताब का निशाना बनते देखकर तड़प उठा। तुम दोनों माँ-बेटे की मोहब्बत रंग लानी थी। मालूम था मुझे एक दिन तुम दोनों मुझे रुसवा करवाओगे। मुझे तुमसे उम्मीद तो पहले भी कभी न थी, मगर तुम्हारी इस बात ने मुझे मायूसी की आखिरी हदूद पे ला खड़ा किया है। तुम्हें शादी के लिए पूरी दुनिया की लड़कियां छोड़कर मीर गनसफर की ही बेटी मिली थी। सफदर शाह तासुफ से सर हिलाने लगा। मौसम शाह को पता चलेगा तो वो अलग एक हंगामा खड़ा कर देगा। इस लड़की का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। सोचना भी मत कि मैं तुम्हें इस खानदान से रिश्ता जोड़ने दूंगा। उन्होंने उंगली उठा के सितंबिया की। अब दफ़ा हो जाओ तुम दोनों इस कमरे से, और मखदूम शाह अब तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना मैं तुम्हें आग कर दूंगा। फिर अपने साथ अपनी माँ को भी यहाँ से ले जाना, और फिर कभी इस हवेली में कदम मत रखना। मैं समझ लूँगा कि मेरा सिर्फ एक ही बेटा था। वो इन दोनों को शोला बार नज़रों से घूरते हुए पुश कर गए। मखदूम शाह ने मज़ीद इनसे बहस करने का इरादा तय कर दिया। वो जानता था इस वक्त वो उसकी कोई बात नहीं सुनेंगे। वो शिकस्ता कदमों से माँ को थामे इनके बेडरूम से निकल गया। मुअज़्ज़म शाह के ख़ास करंदे ने डेरे से कुछ दूर झाड़ियों में से छुपकर इन दोनों को एक साथ देखा था। इसने जल्द से जल्द ये खबर बढ़ा-चढ़ाकर मुअज़्ज़म शाह तक पहुँचाना अपना अव्वलीन फ़र्ज़ समझा। शाह साहिब मैं हवेली से काम ख़त्म करके घर जा रहा था, तब रास्ते में मीर सजावल हमारे गाँव की एक छोकरी का रास्ता रोके खड़ा था। वो बेचारी रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, मगर मीर सजावल इसके साथ बहुत बदतमीज़ी कर रहा था। मुझे तो बहुत गुस्सा आया, मगर मैंने सोचा पहले शाह साहिब को खबर कर दूँ, वो खुद ही इसे लगाम डालेंगे। इसने हाथ बांधे मकारी से यूँ बात बयान की कि शाह एकदम ही भड़क के उठा। इस हरामज़ादे की इतनी जुर्रत कि वो मेरे इलाके की लड़की को राह में रोके खड़ा था। इस खबर पे शाह बुरी तरह बिलबिला गया था। इसने कॉल मिलाए, फ़ोन कान से लगाया, इधर से उधर टहलने लगा। उफ़! आज लगता है अपनी मौत को याद कर रहे थे, इसलिए मुझे कॉल किए। वैसे अपनी मौत और कब्र को याद करते रहना चाहिए। वो क्या है ना, इससे मौत की सख्ती से डर नहीं लगता। मीर सजावल ने कॉल अटेंड करते ही बरसाना शुरू कर दिए। मीर सजावल, मौत को तो तुम अपनी याद कर लो, बल्कि दिन गिनना शुरू कर दो। पिछली बार तो बच गए थे, इस बार मौत को भी मौका नहीं देने दूंगा। तुमने मेरे गाँव की इज़्ज़त पे मैली निगाह डाली है, इस हरकत का ख़मीज़ा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। शाह ने दाँत पीसकर कहा। आहा! इस मामले में मेरी किस्मत बड़ी ज़ोर है, मगर इस बार तुम बच के रहना, क्योंकि मेरा दाँव कभी खाली नहीं जाता। इलेक्शन कैंपेन वाला वाक़या तो तुम इतनी जल्दी भूले तो नहीं होंगे ना? मीर ने ज़बरदस्त कहकमा लगाकर इसे मज़ीद सुलगाया। मीर सजावल, मैंने तुम्हारी बकवास सुनने के लिए कॉल नहीं की है। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर मेरे इलाके की लड़की का रास्ता रुकने की जुर्रत या आस-पास भी नज़र आए तो मैं तुम्हें ज़िंदा ज़मीन पर गाड़ दूँगा।
मेरे इलाके की हर लड़की की इज़्ज़त मेरी इज़्ज़त के बराबर है। अगर इसकी इज़्ज़त पे ज़रा-सी भी आँच आई तो मैं बरसों पुरानी कहानी दोहराने में 1 मिनट नहीं लगाऊँगा और तुम समेत तुम्हारे पूरे ख़ानदान को ग़रक़ कर दूँगा। शाह ने कदम लहज़े में एक वार्निंग दी। शायद तुम भी मेरी बात ज़हन-नशीन कर लो कि वो तो सिर्फ़ मेरी है, इसे मैं तुम्हारी नाक के नीचे से ले जाऊँगा, चाहे इसके लिए मुझे तुम्हारी जान ही क्यों ना लेनी पड़े। अब तुम्हें पता चल ही गया है कि तो यूँ ही सही, मगर मेरे और उसके बीच में आने की गलती भी मत करना, वरना तुम्हारे आबाई कब्रिस्तान में हवेली के एक और लाडले शाह की कब्र का इज़ाफ़ा हो जाएगा। मीर ने इसे तपाने के लिए बात के अख्तिताम पर ज़बरदस्त कहकमा लगाया। तुम सिर्फ़ रात के अंधेरे में छुपकर मुझ पर वार कर सकते हो, सामने से मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिस दिन मैं तुम्हारे सामने आ गया, कलमा पढ़ने की भी मोहलत नहीं दूँगा। इसलिए फिर याद दहानी करवा रहा हूँ, मेरे रास्ते में आने की हरगिज़ कोशिश मत करना। धरताश मेरा इश्क है, इसे मैं हासिल करके रहूँगा। मीर ने सद लहज़े में कहा, कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। शाह बुरी तरह तिलमिला गया। मीर सजावल ने इसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। खादिम हुसैन, नज़र रखो इस पर, अब ये इस लड़की के करीब नज़र ना आए। और क्या नाम बताया था इस लड़की का? शाह ने रुख इस्तफ़ा किया। साईं ज़रताश। हाँ ज़रताश, इसके बाप से कहो शाह का हुक्म है जल्द से जल्द कोई लड़का देखो, उसका ब्याह करने की तैयारी करे। मैं इस मामले में एक लम्हे की भी ताख़ीर नहीं चाहता। इसके लिए शादी की तैयारी में खर्च होने वाली रकम का भी बंदोबस्त कर देना। बस जल्द से जल्द इसकी शादी हो जानी चाहिए, तब तक तुम इस घर में होने वाले तमाम मामलात से मुकम्मल बाख़बर रहोगे। तुम्हारी एक लम्हे की भी गफ़लत मुझे बड़े से नुकसान से दो-चार करवा सकती है। जी साईं। खादिम हुसैन ने फ़ौरन तायद में सर हिलाया। मैं 15 दिन के लिए मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, मगर अब लगता है मुझे ये ट्रिप भी कैंसिल करना पड़ेगा। इस कमीने का कोई भरोसा नहीं, मेरे पीछे ही कोई गुल खिला देगा। मखदूम शाह तो बिल्कुल बेकार इंसान है, वो आजकल वो इस ख़ानदान का बहुत अंदर बना हुआ है। अगर मेरी सजावल ने कोई मसला क्रिएट करा दिया तो बाबा से इसे अकेले हैंडल नहीं कर सकेंगे। मेरा यहाँ मौजूद रहना बहुत ज़रूरी है। जी साईं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। आपकी तरफ से होने वाले हमले पर भी अब तक खामोश है। इसकी ये खामोशी ख़तरनाक है, हमें एहतियात करनी होगी। आप बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाएँ, मैं सब कुछ सँभालूँगा। कल सुबह ही ज़रताश के बाप को पकड़ता हूँ। दरहकीकत खादिम हुसैन मुअज़्ज़म शाह से भी ज़्यादा फ़िक्रमंद था। अगर मीर से जबर कोई जवाबी कार्रवाई करेगा तो खादिम हुसैन भी इसकी ज़द में आएगा, क्योंकि वो हर वक़्त शाह के साथ साये की तरह रहता था। शाह ने सिगरेट सिलवाया तो अंगारा भरा। इसे अपनी हनीमून ट्रिप कैंसिल करने का अफ़सोस था। इसके चेहरे पे गहरी सोच की परछाइयाँ थीं। दिलबर साईं, घर से निकलते इतनी देर लगाती हूँ, मुलाकात का आधा वक़्त तो तुम्हारे इंतज़ार में ही गुज़र जाता है। वैसे भी जिस रात मैं तुमसे मिलता हूँ, मुझे वो रात आम रातों के बनिस्बत बहुत मुख्तसर लगती है। पलक झपकते ही गुज़र जाती है। मीर ने इसकी आँखों के सामने चुटकी बजाई। या तुम तो थोड़ा जल्दी नहीं निकल सकती थी घर से? तुम्हारी अम्मा अब्बा तो जल्दी सो जाते होंगे। वो इसके इंतज़ार से ख़ासा झुँझलाया हुआ लग रहा था। साईं, अम्मा अब्बा तो जल्दी सो जाते, मगर गाँव वाले और हवेली के पहरेदार इतनी जल्दी नहीं सोते, इसलिए मैं रात गहरी होने का इंतज़ार करती हूँ ताकि कोई मेरा पीछा ना करे। दरताश ने धीमे लहजे में तफ़सील बयान की। हूँ मैं अगले हफ़्ते तक अम्मा को तुम्हारे घर भेजने वाला हूँ। अब मज़ीद तुमसे दूर नहीं रह सकता। मुझे हर पल हर वक़्त तुम्हारा साथ चाहिए। तुमसे बात ना हो तो मैं ना देखूँ। जिस दिन तो मेरा दिन नहीं गुज़रता, कोई काम भी ठीक से नहीं कर पाता, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता। वो बेबसी से बोला, ज़री मैं अब शादी में डिले नहीं करना चाहता। मीर का लहजा गंभीर था। वो दोनों दरख्त से टेक लगाए बराबर बराबर बैठे थे। इसकी बात में मीर के हाथ में दबाव ज़रताश का नाज़ुक हाथ कँपा के रह गया। मीर साईं, बड़ी बीबी और बड़े मीर साईं इस रिश्ते के लिए राज़ी हो जाएँगे। अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो? इसने डरते हुए दिल में उभरते हुए अंदेशा ज़ाहिर किया। यार ज़री, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? क्यों इतनी खौफ़ज़दा रहती हो? मेरे होते हुए तुम्हें किसी की भी परवाह करने की ज़रूरत नहीं। ये तो तय है, अगर उन्होंने इनकार कर भी दिया तो भी मैं शादी सिर्फ़ तुमसे ही करूँगा। मीर सजावल को अपनी बीवी को इसका हक़ और जायज़ मुक़ाम दिलवाना आता है। वो मज़बूत लहजे में बोला, तुम फ़िक्र मत हो, ये सारी फ़िक्रें करने के लिए मैं मौजूद हूँ। मुझे क्या करना है, कैसे करना है, सब मैं जानता हूँ। तुम बस दुल्हन बनने की तैयारी करो और मेरे ख्वाबों में खोई रहो। तो उन लहजे में कहते हुए एकदम ही मीर सजावल का लहजा ठंडी फुहार बनकर सरताज पर बरसने लगा। मीर साहब, मेरे लिए आपका इतना प्यार, इतनी इज़्ज़त मुझे बहुत खुशी देती है। आपकी मोहब्बत मेरे रगों में लहू के से साथ दौड़ने लगती है। प्लीज़ मुझे कभी इससे महरूम मत कीजिएगा। सरताज की आँखें मीर के इतने मान और भरोसे पर आँसू से भर आ गईं। दिलबर, तुम मुझसे कौन-सा इज़हार चाहती हो जिससे तुम्हें यकीन हो जाए कि तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत दायमी है, जो तो ता क़यामत मेरे दिल में रहेगी। मैं रात के इस पहर अपनी जान को ख़तरे में डालकर सिर्फ़ चंद घड़ी तुम्हारे दीदार के लिए शाहपुर आता हूँ, जहाँ मेरा दाख़िला ममनू है। क्या मेरी मोहब्बत को साबित करने के लिए गवाही काफ़ी नहीं? मीर सजावल ने शिद्दत जज़्बात से कहते हुए अपने लब इसकी आँखों पे रख दिए।
अच्छा साईं, बस एक बात और पूछूँ, मेरे रिश्तेदार के कपड़ों से उठती परफ्यूम की दिलफ़े खुशबू में किसी नागवार भूखा फबका भी था, जिसकी वजह से ज़रताश को साँस लेने में दुश्वारी हो रही थी। इसने पूछते हुए मीर के सीने पे हाथ रख आहिस्तगी से दूर किया और अपना हाथ मुँह पे रख लिया। पूछो दिलबर साईं, मीर ने ज़रताश की इस हरकत पर इसे गुस्से से घूर कर देखा, फिर इसके कान के बेहद नज़दीक मखूल लहजे में कहा, साईं आप यूनिवर्सिटी में लड़कियों के साथ पढ़ते थे, वहाँ आपकी क्लास फ़ेलो के साथ भी दोस्ती रही होगी। इसने झिझकते हुए मन में कई दिनों से हलचल मचाने वाला सवाल किया। मीर ने चौंक कर इसकी तरफ देखा, फिर संजीदगी से बोला, हाँ क्यों नहीं, 10-12 लड़कियों के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। इनफैक्ट इनमें से 2-3 दिन के लिए तो मैं सीरियस भी हूँ। सोचता हूँ हमारी शादी के बाद इनसे भी शादी कर ही लूँ, कब तक इन बेचारे को भी इंतज़ार करवाऊँगा। लेकिन तुम टेंशन मत लो, इन सबको मैं शहर में ही रखूँगा। हवेली में तो सिर्फ हम दोनों ही रहेंगे। मीर सजावल के चेहरे पर दिल मोह लेने वाली दिलफरेब मुस्कुराहट फैली। ज़रताश हैरत से मुँह खोले से देख रही थी। यकायक इसकी मुस्कुराहट पर ज़रताश की हैरत अश्ताल में बदली। मीर पर नाराज़गी या भरहमी का भरमरा ज़ाहिर करने की गुस्ताखी तो वो कर ही नहीं सकती थी, इसलिए हाथ छुड़ाकर उठने लगी। मीर ने एक झटके से इसे वापस बिठा दिया। दिल बरसाई तेरे हैं हम, हाँ तेरे बिना जीना भी क्या है कि जीना है। मीर सजावल अपनी खूबसूरती आवाज़ में पुरजोश निगाहें इस पे मरकूज़ किए धीमे सुरों में गुनगुनाया। इस वक्त इसकी बेखुदी या सुरूर उरूज पर था। ज़रताश की सदा पर खिलखिलाकर हंस पड़ी और दोनों हाथों में चेहरा छुपा लिया। मिर्ज़ा जावेद ने इसकी दोनों कलाइयाँ थाम ली और संजीदगी से बोला, तेरी मुझ पे लाख बुराइयाँ सही, मगर मैंने अपने जज़्बात को जस्ट फॉर फ्लर्टिंग पर ज़ाया नहीं किया। मैंने पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ इन्हें अपनी बीवी के लिए सँभाल कर रखा है। दिलबर साहिब मुझ पे सिर्फ़ तुम्हारा कर हमेशा रहेगा। जब तुम्हें पहली बार देखा था, इस पहली नज़र में ही तुम्हें अपना करने का फ़ैसला कर लिया था और मैं आज भी इस फ़ैसले पे कायम हूँ। तुमसे पहले ना मेरी ज़िंदगी में कोई था, ना तुम्हारे बाद कोई ये जगह ले सकता है। इसने मोहब्बत पाश नज़रों से कहते हुए ज़रताश के नाज़ुक मोमी हाथ चूम लिए। इस एतराफ़ पे ज़रताश का चेहरा गुलनार हो गया। वो मीर सजावत जैसे घुर्रे खरे इंसान को पाकर अपनी किस्मत पर बेहद नाज़ा थी। रात के 2 बजे शाह रूम में इंटर हुआ था। रूज पैर पर घुटनों पे सर्दी से सक रही थी। इसने खटके की आवाज़ पर सर उठाकर देखा, मगर वो रूज को नज़रअंदाज करता हुआ वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद कपड़े चेंज किए, वो रूज के सर पे खड़ा था। इसने हाथ बढ़ाकर रूज का सर ऊँचा किया। क्यों रो रही है? क्या कोई मर गया है? मुअज़्ज़म शाह बदलिहाज़ी से घर्राया। मुझे अम्मा और रेहान की बहुत याद आ रही है, रूज ने नम आवाज़ में जवाब दिया। ये आँसू अम्मा की याद में बहाए जा रहे हैं या फिर शाह ने कसदन बात अधूरी छोड़ दी थी। फिर उंगली से इसके रुखसार पे बहती लकीर को पोर में समेटा और छींटे की सूरत में उरुश के मुँह पे झटक दिया। शाह, मैं इतने दिन से इनसे कभी दूर नहीं रही, मुझसे ये दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही। आपने कहा था आप इन्हें यहाँ बुलवाएँगे, लेकिन आपने इन्हें अब तक नहीं बुलवाया। प्लीज़ आप मुझे इनके पास ले चलें। उरुश ने हाथ जोड़ते इसकी मिन्नत की। ये सच था, उरुश जब से पैदा हुई थी, एक पल के लिए भी समीना बेगम से दूर नहीं हुई रही थी, क्योंकि ना तो इन लोगों के कोई रिश्तेदार था, ना वो किसी से मिलना-मिलाना करते थे। इस पर शाह ने इन लोगों के लिए यहाँ आने और उरुश के वहाँ जाने पर पाबंदी लगाकर हद दर्जा ज़ुल्म किया था। इसने उरुश को तसल्ली तो दे दी थी कि वो समीना बेगम को यहाँ बुलवा लेगा, मगर समीना बेगम को पहले ही यहाँ बिला इजाज़त आने की तंबिया कर चुका था। खुद इन्हें यहाँ बुलवाने का भी फ़िलहाल इसका कोई इरादा नहीं था। समझाया था ना, शहर जाने की बात नहीं करोगी, फिर इस बकवास का मतलब। शाह ने जन्नाटेदार थप्पड़ उरुश के मुंह पे मारा। उरुश की आंखों के आगे तारे नाच गए। वो गाल पर हाथ रखे बिलक बिलक कर रोने लगी। शाह चंद लबे से देखता रहा। इसके दिल ने बैट मिस किया। इसने बढ़कर उरुश को अपने सार में ले लिया। उरुश को यकदम जैसे सांप सूख गया। अपनी गर्दन पर पड़ते हुए शाह के लबों के लंस पर इसका सख्ता टूटा। इसने फड़फड़ाकर शाह की बाहों का हसार तोड़ना चाहा, मगर शाह ने इसे और भी सख्ती से जकड़ लिया। शाह प्लीज़ छोड़ दें, मुझे नींद आ रही है। मनमनाई, मैंने तुम्हें सोने की इजाज़त नहीं दी और मेरी इजाज़त के बगैर तुम सो सकती हो। शाह इसकी दोनों कलाई सख्ती से जकड़े पूछ रहा था। उरुश इससे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। बोलो, सो सकती हो? नहीं। शाह के रवैये से ख़ाइफ़ उरुश के मुँह से बामुश्किल निकला। फिर इतने ड्रामे क्यों करती हो जब जानती हो मेरी मर्ज़ी के बगैर तुम सो भी नहीं सकती? शाह सद मेरी से कहते उसके कानों से इयररिंग्स उतार रहा था। उरुश की आंखों से टिप टिप आंसू गिर रहे थे, जो शाह के सीने में जब्स होने लगे। मगर शाह ने इसकी दबी दबी सिसकियों इल्तिजाओं की तरफ से अपने कान बंद कर लिए। शाह बेहिसी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए अपनी मनमानी करने के बाद पुरसुकून नींद सो गया। लेकिन उरुश पर यह रात बड़ी क़यामत ख़ेज़ थी। इसकी आंखों से नींद रुखसत हो चुकी थी। सुबह तक वो अपनी पामाली पर सिल सकती थी, मगर इसके पहलू में सोया हुआ इसका शरीके सफ़र, इसके दुख का साथी बेखबर बना रहा। पूरे गांव में एक खबर गर्दिश कर रही थी कि मज़ार नवाज़ की 15 साला बेटी, जो सुबह स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, मगर स्कूल पहुंची नहीं, अब से पैर होने को आई थी, लेकिन इसका कुछ पता नहीं चल रहा था।
नवाज़ और उसकी बीवी पूरे गाँव में मारे मारे फिर रहे थे, हर एक से पूछ लिया था, लेकिन किसी ने भी इसकी बेटी को स्कूल जाते हुए नहीं देखा था। बिलाखिर थक आकर वो दोनों हाथ जोड़े हवेली पहुँच गए। शाह इस वक्त डाइनिंग रूम में ही मौजूद था जब बाहर शोर शराबा की आवाज़ इसके कान तक पहुँची। इसने मेहमानों से ध्यान हटाकर शो की तरफ तवज्जो दी। तभी खादिम हुसैन हाथ बांधे डाइनिंग रूम में दाखिल हुआ चूक कर शाह के कान में सरगोशी की और मुतबाना खड़ा हो गया। शाह ने चंद लम्हे कुछ सोचा और मेहमानों से मुआज़त करते हुए उठ गया। इसका रुख दरवाजे की जानिब था। खादिम हुसैन भी इसके पीछे ही निकल गया। दलान में ही नवाज़ और उसकी बीवी हाथ जोड़े खड़े थे। शाह को देखते इसकी बीवी शाह की तरफ लपकी और अपने सर की चादर उतार के इसके कदमों में रख दी। छोटे शाह जी, हमारी मदद करें, मेरी धी सुबह स्कूल गई थी, मगर जब छुट्टी होने के घंटे भर बाद भी घर नहीं पहुंची तो मैं स्कूल पहुंची, मगर वो वहाँ भी नहीं थी। मास्टरनी कहती आज वो आई नहीं, शाम होने को आई है। हम मियाँ बीवी ने इसे हर जगह ढूंढ लिया, मगर इसका कुछ पता ही नहीं चला। बस आप ही हैं जो हमारा सहारा है। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ। वो शाह के पैर पकड़े गिड़गिड़ा रही थी। खादिम मुसम्मे इसकी चादर उठाकर इसके सर पर डालो और पता करो इसकी धी कहाँ है। तुम अपने घर जाओ, बहुत जल्द तुम्हारी बेटी तुम्हें मिल जाएगी, ये मेरा वादा है तुमसे। शाह ने बेवक्त दोनों को मुखातिब किया, बड़ी मेहरबानी सही, अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। वो दुआएं देते खड़ी हो गई। खादिम हुसैन ने इसकी चादर ज़मीन से उठाकर इसके सर पर डाली। शाह मुड़कर डाइनिंग रूम में जाने के बजाय दलान से गुजर कर एक कमरे में गया जो सिर्फ इसी के इस्तेमाल में रहता था। वो खादिम हुसैन को अपने साथ आने का इशारा कर चुका था। खादिम हुसैन सुनाए मीर सजावल आजकल अपना ज़्यादातर वक्त फार्म हाउस पे ही गुजारता है और कुछ दिनों से इसके कुछ ख़ास मेहमान भी आए हुए हैं जिन्हें इसने अपने इसी फार्म हाउस में ठहराया हुआ है। शाह ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए खादिम हुसैन से तायद पुचाही। इसकी आंखों से सफा की झलक रही थी। इसने सिगरेट सुलगाए लबों से लगा लिया। जी साईं, खादिम हुसैन ने कुछ उलझते हुए तायद की। खादिम हुसैन, तुम ऐसा करो, शहर चलने की तैयारी करो। शाह ने इसे हिदायत की और मोबाइल कॉन्टैक्ट्स पे किसी का नंबर सर्च करने लगा। कॉल मिलाकर इसने मोबाइल कान से लगाया। दूसरी तरफ फ़ौरन ही कॉल रिसीव कर ली गई। इस वक्त तुम कहाँ हो? इसने दूसरी तरफ मौजूद शख्स से इस्तफ़ार किया। ठीक है, तुम इसे लेकर जगह पर पहुँचो, मैं थोड़ी देर में गाँव से निकल रहा हूँ, रात तक शहर पहुँच जाऊँगा। तब तक तुम्हें इसे किसी की तरह तरह संभालना है। मेरे पहुँचने तक तुम ये हरगिज़ भी जगह नहीं पर निकलोगे। किसी भी सूरत में मीर सजावल या मीर सब्ज़िन के हाथ नहीं लगना चाहिए और ख़याल रहे इस लड़की पर एक खराश भी नहीं आने पाए, वरना तुम्हारे टुकड़े करवा के भूखे कुत्तों के आगे डलवा दूँगा। शाह ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। टाँग पर टाँग चढ़ाए वो उस तरह ही अंदाज़ में पाँव को हरकत दे रहा था। अम्मा, मैं शादी सिर्फ ज़रताज से करूँगा, बस आप बस इसके घर रिश्ता लेकर जाने की तैयारी करें। मीर से जावलन के बैठ पर दराज फ़ायज़ा बेगम से मुखातिब था। मीर साईं, तुम समझते क्यों नहीं, वो लड़की तुम्हारे काबिल नहीं, कहाँ वो और कहाँ हम। चलो तुम्हारी ख्वाहिश की खातिर तुम्हारी थोड़ी थोड़ी देर के लिए हम ये भी भूल जाए कि वो कमज़ात है, मगर ये बात तो नज़रअंदाज नहीं की जा सकती ना कि वो शाहपुर के रहने वाली है। भला सफदर शाह और मुअज़्ज़म ये शादी होने देंगे? वो अपने अंदर गुस्से की आग को दबाए बज़ाहिर नरमी व रसान से गोया थी, वरना दिमाग में तो आतिश फ़िशा फूट पड़ा था। बस नहीं चल रहा था कि ज़रताज सामने आ जाए और फ़ायज़ा बेगम इसे सालिम निकल जाए, जिससे इनकी वली अहद पर डोरे डाल के इसे शादी के लिए उकसा लिया था। ऐसी की तैसी मुअज़्ज़म शाह की इसकी इतनी औकात नहीं कि मुझे ज़रताज से शादी करने से रोक सके। शादी तो मैं इससे करके रहूँगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। मीर भड़कते हुए उठ बैठा। मैं प्रेल मैं पूरी प्लानिंग कर चुका हूँ। ज़रताज को इसकी फैमिली समेत फार्म हाउस शिफ्ट कर दूँगा। ज़रताज की तरफ से शादी की सारी तैयारियाँ वहीं से होंगी। मेरे फार्म हाउस तक पहुँचने की मुअज़्ज़म शाह जुर्रत भी नहीं कर सकता। अगर इसने ऐसी कोई कोशिश भी की तो मैं इससे निपट लूँगा। इसका बंदोबस्त मैं पहले ही कर चुका हूँ, बस ज़रा मौके के इंतज़ार में हूँ। किसी ख़याल के तहत मीर की आँखें चमकी। इसकी प्लानिंग सुनकर फ़ायज़ा बेगम का सर चकरा कर रह गया। इसके वहम गुमान में भी नहीं था कि वो पूरी तैयारी किए बैठा है। मीर मेरे चंदा, तुम ज़रा सोचो तो, तुम ज़रताज से शादी करोगे तो सोसाइटी में हमारी क्या इज़्ज़त रह जाएगी। लोग तरह-तरह की बातें बनाएँगे कि हमारे लिए लड़कियों की कमी थी क्या जो हमने गाँव के मज़ारे से रिश्ता जोड़ लिया। तुम्हारे बाबा का स्टेटस, हमारे ख़ानदान की पुश्तों की इज़्ज़त सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। तुम हमारी इकलौती औलाद हो। मिन्नत मुरादों से मैंने तुम्हें पाया है। मेरे बहुत अरमान हैं, अपनी पसंद की खातिर तुम मेरे अरमानों को रोंद रहे हो। फ़ायज़ा बेगम ने आँखों में आँसू भर के इसे इमोशनली ब्लैकमेल करना चाहा। यार अम्मा, आपके लिए आपका इकलौता बेटा इम्पोर्टेंस रखता है या दुनिया वाले? रही बात आपके अरमानों की, वो तो आप पूरे कर सकती हैं। मेरी शादी ज़रदार से हो या किसी और से, आपको तो मेरी खुशी में खुश होना चाहिए। फ़ायज़ा बेगम के मुँह से ज़रताज के लिए इस्तेमाल होने वाले हक़ारत आमेज़ अल्फ़ाज़ इसे सदकरा गुज़र रहे थे, मगर माँ को भी वह तर्रिस नहीं कर सकता था, इसलिए बेज़ारी से गोया हुआ। बहरहाल दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए, ज़रताज को मैं अपनी बीवी बनाकर रहूँगा। अम्मा, आप नहीं जानती वो मेरे लिए कितनी ज़रूरी है। सारी दुनिया की खुशियाँ एक तरफ, ज़रताश एक तरफ।
इसकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता इसके कि आप खुशी-खुशी राज़ी हो जाओ और बाबा को भी राज़ी करने की कोशिश करें। मैं अब जल्द से जल्द ज़रताश को इस घर में देखना चाहता हूँ। इसने फैसला कुन लहजे में कहते हुए शर्ट की और स्लीपर्स पाँव में डालकर रूम से निकल गया। वो मज़ीद बहस में नहीं उलझना चाहता था। मीर ने फ़ाइज़ा बेगम को जवाब देने का मौका भी नहीं दिया था। फ़ाइज़ा बेगम ज़ख्मी निगाहें दरवाज़े पे जमाए बैठी थी। इनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। वो तो सोचे बैठी थी मीर ने अपने ही जैसे किसी शान और शौकत वाले घराने में दिल लगा लिया होगा। इसकी मनचाही दुल्हन लाने पर इन्हें कोई एतराज़ भी नहीं था, मगर वो लड़की गाँव के कमियों में से किसी की होगी, ऐसा तो उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। अब इस मुश्किल से कैसे जान छुड़ाई जाए और मीर सजावल के बढ़ते कदम को कैसे रोका जाए, ये इन्हें समझ नहीं आता, क्योंकि वो इस बार चाह कर भी कोई साजिश नहीं रच सकती थी, क्योंकि सामने नंद या कोई ससुराली रिश्तेदार नहीं, बल्कि इनका अपने ही लगते जिगर था। मीर सब्ज़ी लॉन्च में दाखिल हुआ तो नगीन को इधर से उधर टहलते पाया। वो सलाम करके वही लॉन्च में ही सोफ़े पे बैठ गया। सब्ज़ी भाई, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ और कॉफ़ी भी तैयार करवाती हूँ। नगीन इसे देखती परेशानी बिला सब्ज़ी की जानिब बढ़ते हुए बोली, हूँ बहुत खामोशी है घर में, रानिया और हुनैन कहाँ हैं? इसने गारा भरा और फिर निगाह दौड़ाते हुए इस्तफ़ार किया। हुनैन भाई तो शाम से अपने दोस्त के साथ निकले हुए हैं और रानिया आप ही अभी तक यूनिवर्सिटी से वापस नहीं आई। वो जाते-जाते रुका, फ़ौरन से बेशतर सब्ज़ी को आगाह किया। व्हाट, रानी अब तक वापस नहीं आई? ये कैसे हो सकता है? वो तो 5 बजे तक फ्री हो जाती है। इसने घड़ी देखते हुए परेशानी से कहा। जी, नगीन ने मुख्तसर कहा और सामने ही सोफ़े पर टिक गई। सब्ज़ी ने रानिया का नंबर ट्राई किया तो वो ऑफ जा रहा था। इसने फ़ौरन ही ड्राइवर को कॉल की, मगर वहाँ भी स्विच ऑफ की टैप सुनाई दी। एकदम ही सब्ज़ी के अंदर वसवसे से सरसराए थे। वो बार-बार नंबर ट्राई कर रहा था, मगर दोनों नंबर मुसलसल ऑफ थे। भला आखिर वो अपनी जगह से खड़ा हो गया। नगीन, डैडी कहाँ हैं? वो वॉक के लिए गए हैं, अब तो वापस आने वाले होंगे। ओके, मैं रानिया को लेने यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। डैडी आ जा मेरे या रानिया के बारे में मुझे तो कहना, वो मेरे साथ किसी ज़रूरी काम से बाहर गई है और हम कुछ देर में वापस आ जाएंगे। लेकिन डैडी को हरगिज़ भी इस बात का इल्म ना हो कि रानी अब तक यूनिवर्सिटी से वापस नहीं आई है। मेरी सब्ज़ी से पूरी बात समझाते हुए परेशानी के आलम में लॉन से निकल गया। नगीन जज़्बात में सर हिलाकर कारपोश तक इसके पीछे आई। वो दिल ही दिल में रानी की सलामती की दुआ मांग रही थी। मेरी सब्ज़ी सारा शहर जान चुका था, मगर रानी का पता लगाने में नाकाम रहा था। यूनिवर्सिटी पहुंचने पर भी रानी ऐसे वहाँ नहीं मिली थी। इसने रानी की तकरीबन सब दोस्तों से कांटेक्ट किया था, मगर सबका एक ही जवाब था कि यूनि ऑफ होने के बाद वो इनके साथ सामने ही घर के लिए रवाना हो गई थी। मेरी सब्ज़ी मायूस होकर लब नीचे ड्राइविंग कर रहा था। रानी की गुमशुदगी संगीन रुख अख्तियार कर गई थी। शगस्ता ख़ौर्दा वो घर में दाखिल हुआ। अब वो मीर गंजफ़र अली को रानी की गुमशुदगी से नहीं रख सकता था। इन्हें आगाह करना इसकी मजबूरी बन गई थी। मेरी सब दिन तुम लोग कहाँ चले गए थे? मैं वापस आया तो नगीन ने बताया तुम रानिया को लेकर कहीं गए हो। रानिया कहाँ है? मीर गनसफर जो लॉन्च में ही बैठते इन दोनों का इंतजार कर रहे थे, इसे देखते ही बोल पड़े, डैडी एक मसला हो गया, आपको सब्र और तहम्मुल से मेरी बात सुनना होगी। आप वादा करें बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे। मेरी सब दिन ने इनकी तबीयत के पेश नज़र तनबीह बांधी। ऐसा भी क्या मसला हो गया जो इतनी फ़िक्रमंद हो रहे? गाँव में तो सब खैरियत है ना? रानिया कहाँ है? पल भर में मीर गनसफर के चेहरे की रंगत बदल गई। उन्होंने भी संजीदगी से मीर सब्ज़ी की तरफ मुतवज्जा था। बात दरअसल ये कि ड्राइवर रानिया समेत मिसिंग है। मैंने हर इस जगह पे पहुंचकर मालूम किया जहाँ रानिया की मौजूदगी के अमकान थे, मगर वो मुझे कहीं भी नहीं मिली। रानिया और ड्राइवर दोनों के नंबर्स भी ऑफ हैं। यकीनन रानिया की गुमशुदगी के पीछे ड्राइवर का हाथ है। मीर सब्ज़ी ने तफसीलन पूरी बात बयान कर दी। मेरे खुदा, मीर सब्ज़ी, ये तुम क्या कह रहे हो? हम बर्बाद हो गए। पता नहीं किस नियत से इस खबीज़ ने हमारी बच्ची को अगवा किया है। मीर गनसफर के पैरों तले ज़मीन से रख गई थी। लम्हों में इनका चेहरा पसीने में शराबोर हो गया। भाई, हमें जल्द से जल्द पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उन्होंने फ़िक्रमंद होकर मशवरा दिया। नहीं, इस तरह पुलिस को बीच लाने से ये बात मीडिया तक पहुंचेगी और हमारी इज्जत का तमाशा बन जाएगा। मीडिया तो ऐसी न्यूज़ की तलाश में रहता है, हमें खुद ही इसे ढूंढना होगा। मीर सब्ज़ी ने अक्लमंदी से काम लेते इसका मशवरा रद्द कर दिया। कुछ भी करो, मगर रानी को ढूंढो। मुझे किसी भी कीमत पर मेरी बच्ची सही सलामत वापस चाहिए। तुम मीर सजावत से बात करो, वो इस मसले को ज़्यादा बेहतर तरीके से निपट सकता है। इस वक्त सिर्फ वही हमारी मदद कर सकता है। डैडी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप सजावल भाई से बात करें, वो ज़रूर हमारी हेल्प करेंगे। उन्होंने बाप के मशवरे से मुत्तफ़िक था। सब्ज़ी ने फ़ौरन से बेशतर मीर सजावल को कॉल मिलाई। मीर सजावल, यार कैसे याद किया? हुक्म करो। मीर सजावल की गंभीर आवाज़ गूंजी। मीर सजावल, एक मसला हो गया, तुम्हारी हेल्प चाहिए, संजीदगी से कहते हुए मीर सद्दीन ने सारी बात इसके गोश गुजार दी। इतने घंटे गुजर गए और तुम मुझे अब बता रहे हो? तुम्हें सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था। खैर, तुम लोग फ़िक्र मत करो, मैं अभी इस खबीज़ का पता लगाता हूँ कि वरानिया को लेकर कहाँ गायब हुआ है। मीर सजावल की आंखों में खून उतर आया था। वो अपने दोस्तों के साथ फार्म हाउस में मौजूद मिनी सिनेमा में बैठा मूवी देख रहा था। एक झटके से उठकर सिनेमा से बाहर निकल गया। थैंक्स, बस हमें बहुत जल्द रानिया तक पहुँचना है।
मुझे लगता है ये सब इसने पैसों के लिए किया है और वो ज़रूर हमसे रब्ता करेगा। इंशाल्लाह मैं इसे इस काबिल भी नहीं छोड़ूँगा। इसने हमारी इज़्ज़त पे हाथ डालकर अपनी कब्र तैयार कर ली है। वो दहशतनाक लहजे में बोला, मैं शहर के लिए रवाना हो रहा हूँ। शहर पहुँचने से पहले इसका पता लगवा लूँगा। तुम बस एक काम करो, तुम्हें घर के नौकरों के ज़रिए इस बात को बाहर निकलने से रोकना है। मीर ने हिदायत दी। ओके, ये काम हो जाएगा, तुम जल्दी पहुँचने की कोशिश करो। मीर सद्दीन ने कहते हुए कॉल काट दी। मीर जावल कराची आ रहा था। वो ज़ाती तौर पर पता लगाएगा कि ड्राइवर रानिया को लेकर कहाँ गया है। मीर सद्दीन ने हाज़रीन को मुतल्ला किया और ख़ुद सर्वेंट क्वार्टर की तरफ चला गया ताकि तमाम मुलाज़िमों को एक साथ तंबिया कर सके। मीर गंजफ़र सोफ़े की पुष्ट से सर टिकाकर बैठ कर इनकी निगाहों में रानिया का मासूम चेहरा घूम रहा था। दरवाज़े खुलने की आवाज़ पे रानी ने सर उठाकर देखा तो दंग रह गई। रानी दीवार से टेक लगाए कारपेट पर बैठी हुई थी। चंद घुटनों के में सर सोचकर इसका दिमाग शल हो चुका था। आखिर ड्राइवर ने इसको अगवा क्यों किया है? किसी तरह वो रानी को इस कमरे तक लाया था जहाँ एक सोफ़ा सेट, स्प्लिट एसी और कारपेट के सिवाय कील भी नहीं थी। बाहर से दरवाज़ा लॉक करके चला गया था। वो भारी मजबूत कदम उठाता हुआ सोफ़े की तरफ बढ़ा और टांग पर टांग जमाकर बैठ गया। आप खौफ की शिद्दत से रानी की आवाज़ लड़खड़ा गई। आपने मुझे क्यों अगवा करवाया? आप मुझसे क्या चाहते हैं? प्लीज़ मुझे छोड़ दें, यहाँ मेरा दम घुट रहा है। रानिया दुहाई देने लगी। डरो मत, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम यहाँ बिल्कुल महफूज़ हो, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा। थोड़ी देर में तुम्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। तब तक के लिए रिलैक्स हो जाओ। वो अपनी भारी सर्द आवाज़ में रानिया को तसल्ली दे रहा था।